नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज़लाइन में आज हम बात करेंगे धार्मिक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की। हर तरफ से विवाद झेलने के बाद आखिरकार पीएम ने धार्मिक हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी को चुप्पी तोड़ने में इतनी देर क्यों लगी। साथ ही आपको बताएंगे कि आरएसएस ने किसको दी है नसीहत। धार्मिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा है कि धर्म को लेकर जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं या जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों बयानबाजियां धर्म को लेकर बहुत ज्यादा हुई थी और तब ये उम्मीद की गई थी कि पीएम इस पर कुछ बोले, लेकिन पीएम ने कुछ नहीं कहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएम ने इतनी देर क्यों लगाई। देखिए एक रिपोर्ट। धार्मिक हिंसा पर पीएम ने तोड़ी चुप्पी। धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। मोदी का डैमेज कंट्रोल। देश विदेश मीडिया और विपक्ष के लगातार चौतरफा हमले झेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार धार्मिक हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मोदी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लव जिहाद और घर वापसी के मुद्दे को लेकर भारत में काफी गुस्सा था। मोदी पर चुप्पी साधने के आरोप भी लग रहे थे। तब तक मामला सिर्फ भारत में ही उठ रहा था, लेकिन चर्च पर हुए हमलों के बाद विदेशी मीडिया ने भी मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी इस मामले में बयान देना पड़ा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी की चुप्पी को खतरनाक बताया था। इन सब बातों को 10-12 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी को इन बातों का जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग गया। इतने दिनों बाद मोदी ने चुप्पी क्यों तोड़ी। कहीं मोदी ने चुप्पी तोड़ने में बहुत देर तो नहीं कर दी। नरेंद्र मोदी ने धार्मिक हिंसा पर चुप्पी तोड़कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ हिंदुत्व के झंडा बरदार संगठन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वीएचपी के मुताबिक पीएम मोदी की नसीहत हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ईसाइयों के लिए थी। वीएचपी की माने तो ईसाइयों ने 206 मंदिरों पर हमले किए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उन्हें नसीहत दे रहे थे। वीएचपी ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से घर वापसी और लव जिहाद जैसे विरोध कार्यक्रम जारी रहेंगे। ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करने पर आरएसएस ने साक्षी महाराज के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारी माएं बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है, इसलिए इस तरह के बयान न दिए जाएं। हालांकि भागवत ने साक्षी महाराज का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ था। यहाँ आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, वहीं साक्षी महाराज मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। इसलिए ये दोनों नेता नहीं चाहते कि मोदी सरकार सही तरीके से काम करे, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मोहन भागवत ने कहा कि अगर वो भी पीएम बन जाएं तो वो उसी तरह से काम करेंगे जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भागवत ने लोगों से अपील की कि वो बेकार की बयानबाजी करके सरकार की मुश्किलें ना बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ ने चुप्पी तोड़कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वो धार्मिक हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि कहीं उनकी चुप्पी देर से तो नहीं टूटी। आखिर ये देर क्यों हुई। धार्मिक हिंसा पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देर पीएम ने क्यों लगाई, क्योंकि धर्म को लेकर
जात पात को लेकर तमाम तरह के बयान दिए गए और जमकर इस पर सियासत भी हुई और तब उम्मीद ये की जा रही थी कि पीएम इस पर कुछ बोले, मगर काफी देर हो गई। दिल्ली चुनाव हुआ, रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, खिलाफ गया बिल्कुल, और इसके बाद हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजीव निगम जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा खेमचंद जी आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की गई थी कि तब जब बयानबाजियां चल रही थी इसको लेकर, वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम बयान उनकी तरफ से आएगा, आखिर इतनी देर क्यों हुई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव के दौरान ही ये साफ कर दिया था कि हम सबका साथ सबके विकास के आधार पे काम करेंगे और उसी के आधार पे वो लगातार 8 महीने से काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर के काम में और प्राइम मिनिस्टर के एक्ट में हमेशा ये दिखा है कि उन्होंने जो काम किया वो सबके लिए काम किया। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो गुजरात के सीएम थे तो एक बहुत ही सीनियर कॉरेस्पोंडेंट ने जाके उनका एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में पूछा, बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे और लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि आपने अभी तक माइनॉरिटी से स्पेसिफिक कोई पॉलिसी नहीं बताई। तो मोदी जी थोड़े से सकपक आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ माइनॉरिटी के लिए कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मोदी जी ने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा माइनॉरिटी के लिए। तो कॉरेस्पोंडेंट बड़ा कंफ्यूज हुआ। तो उसने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो काम करता हूँ 100% गुजरातियों के लिए करता हूँ, जिसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों आते हैं। तो मेरे को माइनॉरिटी के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी बनाना, स्पेसिफिक काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गुजरातियों को गुजरातियों की तरह देखता हूँ। वैसे ही अब पीएम बनने के बाद जो माननीय मोदी जी हैं, पूरे देश को भारतीयों की तरह देखते हैं। वो ना किसी को माइनॉरिटी की तरह देखते हैं ना मेजोरिटी की तरह देखते हैं। इसलिए उन्होंने इतनी सख्ती से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सीनियर लीडर्स हैं या सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने इतना स्ट्रांगली अपनी बात को रिपीट किया। ऐसा नहीं बोला कि पहली बार रखा है, क्योंकि अपनी बात को तो उन्होंने चुनाव के दौरान ही रख दिया था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। इतना स्ट्रांगली रखा कि चाहे वो माइनॉरिटी का बंदा हो चाहे मेजोरिटी का बंदा हो, अगर वो दुष्प्रचार करेगा, अगर वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, पीएम ने अब कहा, ये काफी देर पीएम ने पहले ही कहा, पीएम ने उसको रिपीट किया है। हम इस वजह से आखिर इतनी देर क्यों लगाई? ये पीएम ने गंभीरता को तब नहीं समझा। आपने कहा कि आपका एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आपका एजेंडा रहा, तो क्या इस एजेंडे में इन स्टेटमेंट्स को जगह दी गई थी? क्या मिलनी चाहिए थी? क्या पीएम उसी एजेंडे के अनुसार पिछले 8 महीने से काम कर रहे थे? जब भी वो कोई काम कर रहे हैं, जो भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, वो सबके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, सबको साथ में लेके चलने वाली पॉलिसी बना रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। आप देखेंगे जो अभी 5 साल में सबसे कम महंगाई दर आई है और वही माइनस में पहुंची है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। सारे देश मत भागिए, खाली प्रश्न का आंसर ही मैं दे रहा हूँ। 8 महीने से हम सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, और हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आंसर दे रहे हैं आप, क्यों बार-बार टाइम? नहीं, तो आपका समय आने वाला है ना, तो आपकी तरह अपीजमेंट की पॉलिसी तो हम करते नहीं है। वी वर्क फॉर ऑल, वी डू द अपीजमेंट करते रहिए, लेकिन आप विषय पे कोई आंसर आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, विषय तो आप विषय पे आंसर नहीं दे रहे हैं, देश को गुमराह किया, आपने देश को गुमराह किया। आपने एक सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। अपीजमेंट की जो पॉलिसी होती थी, अपीजमेंट की राजनीति जो होती थी, वो कांग्रेस करती थी। अब एक ऐसी सरकार आई है जो सबका काम करती है, वो माइनॉरिटी के लिए भी काम करती है, मेजॉरिटी के लिए भी काम करती है। अब तक ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम होता था, बाकी मेजॉरिटी के लिए काम नहीं होता था। जी संजीव, अभी और आंसर, अभी कुछ और बोलना है, बोलिए आप। आप बोलिए ना, मैं तो बोल रहा था। आपको फालतू बकवास बोलने का आता है तो बोल। असल में क्या किया, एक तीर से 2 निशाने लगाने का प्रयास किया और वो हुआ क्या, एक भी नहीं लगा। भाई अभी तक ये जो, जिसे पहले कांग्रेस के बारे में बोला जाता ना, वो अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, तो उनको बीच में कुछ लोग कहने लगे मनमोहन साहब, क्योंकि वो मौन जरा रहते थे कि कुछ ना बोले, तो वही शायद अपने मोदी साहब ने भी अख्तियार किया था बीच में कि कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेगा। तो ये जो दूसरे लोग हमारे पार्टी के लाइन के बोल रहे हैं, अगर ये तीर चल गया तो चीज चल गया, और नहीं चला तो नतीजा सामने देखने को मिल ही गया। तो अब इन्होंने चुप्पी तोड़ी है प्रधानमंत्री महोदय ने, तो अच्छी बात है, देर से आए, दुरुस्त है। अगर इस तरीके का जो है कहते रहे थे, तो अब वो कर रहे हैं
है तो देख आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। ये अच्छा कदम है, अगर संजीव पहले जी, करते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, आपने तीर की बात कही, क्या लग रहा था कि ये जो स्टेटमेंट आती हैं इससे क्या फायदा हो सकता था? इससे ये उनका क्योंकि युवा बहुत जागरूक है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये मतदाता देखिए, ये सब सवाल सुनने ये के आदी नहीं है, ये सब ये सुनना नहीं चाहते, विकास की बात सुनना या चाहते हैं, विकास के उनके एजेंडे पर वो नेताओं ध्यान की- देते हैं कि कैसे भी करके। तो उनके- इसमें आपको क्या फायदा उनके- नजर आ रहा उनके है? कुछ नेता भाई हमें इसमें क्या तो बीजेपी देखिए का सब- नुकसान हुआ हाँ, है। तो वही तो वो नुकसान देखा ना, ये वो महसूस कर रहे होंगे। जैसे कि उन्होंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद रहे, जैसे गोरखपुर के आदित्यनाथ जी होंगे, निरंजन ज्योति फतेहपुर की, ये लोग अपनी अपनी भाषा बोलती रही, तो वे उसी समय लगाम लगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगाया मोदी साहब ने। तो उसका नतीजा जब अब चलिए, आम सामने आ आदमी गया, पार्टी भी यही मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब दिल्ली वहां सरकार पर मोर्चा की जो है संभालना अपना- चाहिए था और अपना आगे जो है आकर सब जब खो बैठे, अब होश आया और कर रहे हैं, तो कुछ जी। गंवाने के बाद होश आया। चलिए, अच्छी जी, बात है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, सवाल यही है कि इतनी देरी क्यों हुई, इतनी देर से बयान आखिर क्यों आया पहले क्यों? देखिए, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी की जो सोच है वो नेशन वाइड सोच है, वो मजहब और जाति और इन चीज़ों इसमें को कोई दो लेकर राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये जो आपका प्रश्न है कि इतना देर उन्होंने बोलने में क्यों किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके पार्टी के अंदर का प्रेशर रहा या आरएसएस का प्रेशर रहा, कुछ तो रहा है जिसकी वजह से बहुत देर कर दी उन्होंने इस तरह के बयान देने में। देखिए, जो पीछे पार्लियामेंट का सेशन हुआ, आपको याद होगा, बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स उस सेशन में आगे नहीं आ पाए क्योंकि एक ही प्रश्न सर, एक विरोधियों। स्टेटमेंट में और जोड़ दूं इसमें, मोहन भागवत की स्टेटमेंट है जी। कि पीएम की जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि पीएम किसी राज्य का नहीं है, वो देश का है, उनको बहुत सारी बातों को देखना होता है, सोचना पड़ता है, कहाँ क्या बोलना है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं उनके कदम को सही बताया है कि अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई भी होता तो इतनी जल्दी इतनी हेस्ट में स्टेटमेंट नहीं देता, और यही मोदी साहब के साथ भी हुआ है कि उन्होंने कोई बहुत जल्दबाजी इस चीज़ में नहीं की। शायद वो थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहते थे कि क्या ट्रेंड है और लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी मजहब के खिलाफ कभी बोला है, वो चाहे हिंदू पहली हो, बार मुसलमान ऐसी हो, स्टेटमेंट आई और है, पहली बार ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि भाई हम इसको बहुत सख्ती से निपटेंगे अगर इस तरह की कोई बात हो। तो ये देर तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कुछ अंदरूनी प्रेशर से हुआ होगा या आरएसएस के प्रेशर से भी हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि थोड़ी देर हुई, क्योंकि जो पीछे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था साक्षी महाराज के बयान को और रीताम्बरा के बयान को, इन लोगों के बयान से ओबीसी का जो बयान हुआ साध्वी था, शामिल निरंजन कर तो रहे वो चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं था, और आम पब्लिक ने कोई प्रवीण बहुत उसको तोगड़िया लगातार appreciate बयानबाजी नहीं किया। करते रहे, लव देखिए, जिहाद का मुद्दा भी उठा। उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी निगेटिव हुआ था, बिल्कुल। जो वहाँ पर उपचुनाव हुए थे, और दिल्ली में तो उसका परिणाम भी निगेटिव हुआ। दिल्ली में तो वो जो चुनाव के एक दिन पहले क्रिश्चियन चर्च वगैरह पर हमला हो गया, तो हालांकि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जो यहाँ पर नहीं संभाली गई, लेकिन ये कि बदनामी तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, अगर वो चाहे उसमें इन्वॉल्व हो या न इन्वॉल्व हो, तो एक पब्लिक तो परसेप्शन सर, ऐसा सवाल बना। भी इसी को लेकर है कि पीएम से ये उम्मीद की जा रही थी कि पीएम तो बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं मुद्दे को लेकर, तो ये उम्मीद तब की जा रही थी और आवाजें भी उठी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बोलना चाहिए। विपक्षियों ने भी ये सवाल उठाया था उस दौरान जब ये बहुत ज्यादा हो गया था कि पीएम को यहाँ पर आगे आकर इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि ये कुछ डैमेज हो जाएगा, उसी के बाद ऐसी प्रतिक्रिया आएगी? नहीं, शायद ये डैमेज एंटिसिपेट नहीं किया होगा, जो भी बात हो, क्योंकि अगर ये डैमेज उनको वो एंटिसिपेट कर लेते शुरू में ही कि अगर इस तरह से लोग बयान देंगे तो उसका परिणाम अंदाजा नहीं था, बिल्कुल शायद अंदाजा नहीं था। और एक थोड़ा हिंदुत्व का प्लैंक बीजेपी के आने के बाद बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। जो हिंदूज बहुत देर से अपने आप को प्रेशर में समझते थे कि क्योंकि बहुत से राज्यों में शासन ऐसा था कि माइनॉरिटीज़ को हर तरह की सुविधा दी जाए और मेजॉरिटी की उपेक्षा हो गई थी। जैसे मगर सर, इस स्टेटमेंट में हिंदुत्व को लेकर उनकी जो फैक्चुअल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में या और कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ आप देखें कि इतनी सुविधा माइनॉरिटीज़ के नाम पर दी गई और जो गरीब जनता थी उनको कुछ नहीं दिया। भाई, आप अगर जनता को कुछ देना चाहते हो तो एक आधार बनाइए, धर्म मजहब को मत आधार बनाइए, गरीबी को आधार बना दीजिए कि चाहे वो अमीर चाहे वो गरीब, और यही बेस होना चाहिए चाहे वो हर गरीब राजनीतिक मुसलमान पार्टी हो का, चाहे वो हर गरीब नेता हिंदू का, हो, चाहे वो सबको पीएम मिलना हो या चाहिए। फिर विधायक हो या फिर सांसद हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने पहले बार वो कुछ स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट के माइनॉरिटीज़ के लिए,
तो एक ही क्लास में 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक का बाप बहुत गरीब था लेकिन वो सवर्ण थी, और एक वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के, और उसका बाप बहुत रिच था, बहुत धनी था। अब जो धनी है उसको तो स्कॉलरशिप मिल रही है, और जो बेचारी लड़की गरीब थी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसको पढ़ाई तक अपनी छोड़नी पड़ी। इस तरह के किस्से लोग बताते हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हुए। सर किस्से नहीं है, ये हकीकत है, कहीं ना कहीं हकीकत है। उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है जो उसके हकदार होते हैं। तो जिन लोगों को चीजें मिलनी चाहिए आप उन्हें दीजिए, क्योंकि जब हम सेकुलर स्टेट हैं, जब और एक बहुत बड़ी बात है कि आज की दुनिया में जब ज़्यादातर कंट्रीज सेकुलर नहीं है, अगर इनफेक्ट देखें आप तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कोई सेकुलरिज्म है ही नहीं, बाकी किसी मजहब को बात को मानते ही नहीं है, किसी को अपने यहाँ रहने नहीं देंगे, किसी को नागरिकता नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान जैसा देश ही एक इतना बड़ा देश है कि जहाँ सेकुलरिज्म, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जीवित है, और फॉर्चुनेटली जो हमारे प्रधानमंत्री है दुनिया के लिए मिसाल है ये। और हमारे प्रधानमंत्री भी उस ध्येय के या उसी लक्ष्य के आदमी है कि मजहब और धर्म से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सबका विकास चाहते हैं, और वो शुरू से जो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आई है। इससे पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए या किसी और पद पर रहते हुए कभी ऐसी प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी नहीं। दुष्यंत जी क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, मेरा जो विचार है इस बारे में वो प्रधानमंत्री जी को लेके आप प्रश्न कर रहे थे कि बहुत देर से बयान आया, तो मैं थोड़ा इसमें उसको दूसरी नज़र से देख रहा हूँ। देखिए, आप जो इमेज की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नजरिया हमेशा इस तरह का रहा है, तो कभी प्रधानमंत्री का नजरिया धर्मनिरपेक्ष रहा नहीं। आप उनके अपने प्रदेश से देखें, जहाँ वो 13.5 साल सीएम रहे, तो वहाँ उनको उन्हीं की पार्टी के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे देश में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ साफ कहा कि जब गुजरात की बात आती है तो हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाता है विदेशों में, गोधरा वाले। और उन्होंने साफ एक बात कही कि जो मोदी जी हैं उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। तो आप कहते हैं कि आज वो बात परिलक्षित नहीं हुई है? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें कोई प्रेशर नहीं। उन्होंने खाली जो ओबामा जी उनको 26 जनवरी पे जो उपदेश दे के गए, उनको साफ साफ कह के गए कि भारत की ताकत अगर कोई है तो धर्मनिरपेक्षता है, और हमको और भारत के लोगों को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को, भारत की सरकार को उसको अक्षुण्ण बनाना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए, और किसी पे धार्मिकता के आधार पर कोई जाति जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो साफ साफ बोल के गए, दो टूक बोल के गए। उसी बात को लेके इन स्पाइट ऑफ दैट उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इतना सब हो गया, लव जिहाद हो गया, घर वापसी होगी, साक्षी महाराज। आप बताइए, संत महात्मा लोग हैं, एक तो राजनीति में आगे, चलिए अच्छी बात है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करके मास शक्ति के लिए गाली दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने बच्चे होने चाहिए, आप एंकर हैं, हम आपके सामने भी अगर वो शब्द बोलें। एक और हैं, एक जो साध्वी हैं, वो साध्वी गाली देती हैं। एक और हैं मोहन भागवत साहब, जो आरएसएस के संघ के बड़े प्रमुख हैं, तो वो प्रमुख हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, और दूसरे लोग भी यही बात कह रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया भी यही बात कह रहे हैं। तो एक उसके बाद जो समाज में बंटवारा हुआ, आप ये देखिए, इनके आने पे ये सब दंगे फसाद क्यों होते हैं? इतने सारे चर्चेज पे हमले हुए। ये मोहन भागवत का ही स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है, ये जो एक मिनट में ये बात क्लियर करूं, एक मिनट जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, एक स्टेटमेंट में क्लियर अगर किसी देश के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, अगर उसका प्राइम मिनिस्टर पहले लोगों को करने की पूरी छूट दे कि भाई तुम्हें जो करना है, लव जिहाद करना है, ये करना है, धर्म परिवर्तन करना है, तुम करिए, और उसके बाद में वो एक बयान छोड़ दे, जब वो सारा कुछ निपट जाए। जैसे आप लोग इस बात के साक्षी हैं, आप लोग अपने बयान में कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, अब देर हो चुकी है, डैमेज हो चुका है। अगर राजनीति की दृष्टि से हर चीज को देखना है और देश के संविधान में भी विश्वास नहीं रखना है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसी पार्टी देश में नहीं, दुनिया के लिए भी घातक है। बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। नहीं, देखिए, मैं आपको शालीनता से बताना चाहता हूँ। एक तो जो मोहन भागवत जी पे इन्होंने आरोप लगाया, इनको पढ़ना चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ बोला है, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां नहीं है, उनका सम्मान करना चाहिए। यही बात में नंबर एक, ये स्टेटमेंट नंबर एक, उनका ये स्टेटमेंट इस भाषा में बोलना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, मैं उस पर नहीं, आपके लिए नहीं, देश के लिए बताना चाहता हूं। आपके अलावा औरों से पूछिए, इनसे पूछिए। लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर ने माना
अब तुम कांग्रेस से जोड़ो, रिकॉर्ड ये माना और रिकॉर्ड ये माना तो लगी रही, कि तुम तो कांग्रेस पहली बार आए हो, तो और क्या सोनिया दिक्कत है? गांधी अपीजमेंट की पॉलिसी पे अरे नहीं छोड़ो, चलती, appeasement, अपीजमेंट do नहीं you know what is करती the meaning of तो appeasement? कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। अपीजमेंट का आप मतलब ये अपना होता हाल है कि देखिए। बहुसंख्यक के साथ ना चलना, आप उनको अपना इग्नोर हाल करना, देखिए, उनकी हम भर्त्सना लोग तो करना, रहे उनको 60 दबाना साल। और बाकी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम करना। और तीसरा अभी- मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने माननीय मोदी जी पे ना अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ऐसा कहा कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जो वहां पे दुर्घटना हुई वो दोनों ही साथ, हिंदुओं के साथ भी मुसलमानों के साथ, दोनों के साथ ही वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्होंने हाँ कहा कि मोदी जी को उस टाइम, क्योंकि जो भी प्रदेश का लीडर होता है या अध्यक्ष होता है, कि उनको उस समय राज्य भावना का पालन करना चाहिए, और वो मोदी जी ने तुरंत उनका जवाब दिया कि मैं वो पालन कर रहा हूँ। उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया कि आप पालन नहीं कर रहे हैं। वो एक एडवाइस थी, ना कि ये डिमांड थी कि तुम्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर अटल जी बोलते तो मोदी जी कभी मना नहीं कर सकते थे। अटल जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12 साल जब भी उन्होंने राज किया, सबसे ज्यादा यदि शांति प्रिय कोई प्रदेश रहा तो वो गुजरात था। वहां पे कोई भी दंगे नहीं हुए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल के शासन में, वहां पे खेले लोग तमाशा, कांग्रेस के 10 साल के शासन में अगर देश में ये भावना आई, अगर मेजोरिटी में ये भावना आई कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं कांग्रेस के लिए, तो ये सबसे ज्यादा भावना पिछली यूपीए सरकार के दौरान आई। पर्टिकुलरली कुछ प्रदेशों में, जैसे आपका यूपी है, जहाँ पे प्रदेश सरकार भी ऐसी थी, केंद्र सरकार की भी योजना ऐसी थी कि वहाँ पे जो बहुसंख्यक गरीब वर्ग था उसको दबाया जा रहा था और एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम किया जा रहा था। इसी की वजह से यूपी जैसे राज्य में दोनों ही बड़ी पार्टियां हारी और बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पीएम है सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रहे हैं। ही वर्क फॉर ऑल, ही अपीज नन whosoever is। खेमचंद उसकी जी, कोई भी इसमें कोई जात दो हो, राय नहीं है, कोई भी सवाल उसका इसको धर्म हो, लेकर कोई भी उसका एरिया हो, यहाँ मोदी पर जी सबके लिए काम कर रहे हैं, प्रोफेसर किसी को ललन प्रसाद जी अपीज कुछ कहने नहीं की करेंगे, कोशिश किसी कर रहे हैं, को। फिर संजीव जी देखिए, से इसका मैं जवाब एक बात देंगे। कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये आबादी का सवाल है, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, किसी ने कहा कि एक बच्चा मुझे दे दो, एक बच्चा देश को दे दो, एक बच्चा है दो। ये बातें तो खैर ठीक हैं, लेकिन हमें थोड़ा इसके जड़ में जाना चाहिए। आबादी के लिए इस तरह के प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? अगर आप जो अल्पसंख्यक की आबादी है और जो बहुसंख्यक की आबादी है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 20-25 वर्षों में। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर भी अब जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर पड़ रहा है, और ये जो भावना अंदर अंदर से लोगों के अंदर है, आप इसको नकार नहीं सकते। इस तरह से जो स्टेटमेंट इधर आबादी के बारे में आए हैं, तो मैं उसको एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट या रिलीजियस स्टेटमेंट की तरह नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये पब्लिक प्रेशर है, जो बहुसंख्यक समाज का प्रेशर है समाज, सरकार के ऊपर और समाज के ऊपर, कि ये डिवाइड क्यों हो रहा है। मगर सर, ये चिंता किसकी होनी चाहिए? ये चिंता किसकी होनी ये चाहिए? चिंता ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी ये है? चिंता होनी चाहिए सरकार की, और सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जैसे चीन ने बना दिया कि भाई 2 बच्चे से या 1 बच्चे ज़्यादा आप नहीं पैदा कर सकते। तो सरकार सबके लिए कानून बना दी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जो अल्पसंख्यक इस देश में हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, और इसकी वजह से ये सारी समस्या उठ रही है। तो जो चीज़ें जो घटनाक्रम हो रहा है, मेरे ख्याल उसके बीच में भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों उठ रही हैं। मगर सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है, और जिस तरीके से स्टेटमेंट दी जा रही है, लगता है छूट दे दी गई है कि आप लाइए, ये तो सरकार को फिर नुकसान ही पहुंचाने वाली बात है। शायद इसकी मोदी गंभीरता सरकार को को नहीं तो समझा जा हम रहा इस है। बात के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अभी 8 महीना हुआ है। जो पार्टी 50 साल 60 साल शासन कर चुकी है, या कुछ स्टेट्स में इंडिया के जहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत है, और जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है, तो अगर आप आबादी का रेशियो देखें तो सचमुच मगर सर, बहुत ये बड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो 4 बच्चे हर महिला को पैदा करने चाहिए। राष्ट्रीय पॉलिसी बननी चाहिए आबादी के ऊपर, और वो सबके लिए लागू होना चाहिए। ठीक है सर, कुछ गंभीर मुद्दे हैं, एक रास्ता निकलता है, एक प्रोसेस होता है, और ये किसी के लिए अधिकार नहीं है, ना किसी के पास राइट है कि कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हर डिपार्टमेंट की, सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं, मैं आपसे एक बात बताऊं कि लेकिन कोई भी आकर ये इस तरीके के स्टेटमेट दे दे कि महिला को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये स्टेटमेंट कितनी सही है? जब भी स्टेट्स में या कहीं भी इस तरह के प्रेशर बनते हैं, तो कुछ लोग उसको बहुत वोकल होकर बोलते हैं, और कुछ लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। और ये हमेशा होता है, जब भी कभी किसी राष्ट्र में रिवोल्यूशन की स्थिति आती है, कुछ होता है, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं।
तो इसलिए ये ठीक है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इस तरह स्टेटमेंट लोगों को नहीं देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी कोई नहीं छीन सकता। व्यक्तिगत आज़ादी की बात नहीं है इसमें। ये तो एक पब्लिक प्रेशर है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आ रहे हैं और उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको उन्होंने डिक्लेयर, उसको आपके सामने उन्होंने रखने की कोशिश की। ये ठीक है, ये गलत है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन मैं आ रही हूं, आपके पास ब्रेक पर जाना है। संजीव जी, आपसे जवाब लेना इन समस्याओं का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए एक आबादी की पॉलिसी होनी चाहिए, तो इस तरह की बातें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। ये ललन प्रसाद जी जो भी बता रहे थे, ये सही बात है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो उसका तो इम्बैलेंस है दोनों समुदायों में। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें तो कोई इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं तो ये सरकार ही कर सकती है। और दूसरी सरकार तो चाहती है कॉमन सिविल कोड बात चाहने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर तरीके से जो है जब वहां से करा करके लाएंगे पास तो वो होगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो अभी दुष्यंत शर्मा जी ने भी बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो मोदी साहब ने आज बात बोली है, ये देखिए अभी ओबामा जी ने जो बात बोली थी उसके प्रेशर में होकर के, या अमेरिका में भी एक घटना घटी है, वहाँ पर जो है गेट आउट लिख दिया गया मंदिर में। तो इन तमाम बातों को देख करके, और मोदी साहब देखिए वो बहुत मजे हुए राजनेता भी हैं, तो जो उन्होंने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी, पहले उन्होंने देखा भाई एक के बाद एक चुनाव आ रहे हैं, और अब मैं समझता हूँ कि अब चुनाव सारे निपट चुके हैं, अब जल्दी जल्दी कोई चुनाव नहीं है, इधर 6-7-8 महीने तो कोई चुनाव नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मैंने पहले बात बताई, एक तीर से दो निशाने वाली बात है कि ठीक है उस तरीके की भाषा और लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो जी, शायद उससे कुछ अगर निकल करके आता है तो चुनाव में फायदा हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने इस तरीके से किया, और अब उन्होंने वो बात अपनी चुप्पी तोड़ी। तो अगर पहले तोड़ते तो बहुत अच्छी बात होती है। अब भी चलिए ठीक है, अब जो भी कुछ डैमेज किया वो अपने किया। देखिए ये सांप्रदायिक भाषा तो सब मजहब वाले बोलते हैं। बिल्कुल। अभी से चुनाव में कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं रही दिल्ली चुनाव में, उन्होंने भी सारी पार्टियां करती से उठाया। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा हमारी जारी है। चर्चा इसी को लेकर जारी है कि वाकई में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत देर कर दी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जो स्थिति बीजेपी की हुई, शायद लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर अच्छा होता पीएम पहले स्टेटमेंट देते। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ये कहा जा रहा है कि ओबामा की स्टेटमेंट के बाद ज्यादा दबाव बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आई है। विपक्षी पार्टियां ये भी सवाल उठा रही हैं। मैं खेमचंद जी से सवाल लूंगी, उससे पहले दुष्यंत जी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए मुझे अच्छा लगा आपको मेरी याद आई, क्योंकि सबका 2-2 टर्म हुआ तो मेरा एक टर्म में भी नहीं आया। नहीं दुष्यंत जी, आपकी शिकायत है, आपका पूरा ख्याल है। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं ठीक है, चलिए अभी ऐसा है, आप अगर बाय द वे डिबेट में वक्त ना हो तो मुझे ना बुलाया करें। नहीं दुष्यंत जी, साफ आपसे आपके पास दूसरा एक बात मुझे बात जो एक बात मैं आपसे सीधी बात कहूँ, एक तो जो बात मैंने ओबामा जी वाली आपको कोट की, तो वो बात उसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया। पूरे दुनिया में, देश में, दुनिया में किरकिरी हो रही थी भारत देश की। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और उसके प्रधानमंत्री को ओपन किसी दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष ने ऐसी बात कही, जिसके लिए पूरा देश शर्मसार हुआ, और हमारे डेमोक्रेसी को और हमारे धर्मनिरपेक्षता को भी धक्का लगा। और साफ कहा, 2 टूक कहा कि सबसे पहले आप ये काम करिए, तभी भारत की सुंदरता है। ठीक है ना साहब। और उन्होंने गांधी जी के लिए भी कहा कि गांधी की शिक्षाओं पे चलिए आप। अब प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी से लेकर अब तक आते आते बहुत देर कर दी, या बहुत बात, तो ये अगर राजनीतिक भाषा है, क्योंकि वो दिल्ली में हार गए और दूसरी जगह भी हारे, और जहां गए वहां पोलराइज किया। दूसरी जगह कहां हारे? देखिए ऐसा है कि कहीं 44 कहीं 60, तो वो उनका अपना वो तो था ना, लेकिन उससे पहले बड़ी कोशिश की, जाके 2 दिन रुके रात को, तो अपने आप पोलराइज हो जाता। क्या ये जो पार्टी है, क्या ये पार्टी उन माइनॉरिटीज की वोट की अपेक्षा रखती है? नहीं, कभी नहीं। वो खाली एक सिंबल देगी, एक ऐसा एक्ट करेगी जिससे वो पोलराइज हो जाए। मैं जरा कहूँ, आप पूरा कहना, आपको पूरा मौका मिलेगा। ऐसा खाली ये काम ये करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि देश में आज पहले भी इंदिरा जी ने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया जी। देश के लोगों ने उस टाइम उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया। आज की डेट में आप कितना ही लगे, एजुकेशन का सिस्टम है। आप एक काम करिए, अगर आप में आज इस चैनल से, नेशनल चैनल से आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट उनका ज़्यादा है, ये कितनी बड़ी बात है, ब्लेम भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सही है तो आज सरकार आपके पास है,
आप एजुकेट करिए ना लोगों को, आप उनको बोलिए कि भाई साहब आप इस बात पे थोड़ा एजुकेट हो जाइए, देश की मुख्य धारा में आइए, थोड़ा आप लोग भी कंट्रोल करिए, ग्रोथ रेट आपका उसे कम करिए। वो पहले भी करके गए हैं लोग, उनका जितना असर हुआ दूसरे लोगों पर असर हुआ, उन पर असर नहीं हुआ। अगर आप ऐसा मानते हैं कि इन पर असर नहीं है तो आप एक काम करिए, मैक्सिमम तो देश में असर हुआ ना, आप इन पर असर डालिए, इनको आप मुख्य धारा में लाइए। और क्या ऐसी बातें करने से सबका विकास सबका साथ हो गया? मैं मानता हूं ये एक समस्या है, प्रॉब्लम हो सकती है ये। इससे आप ये मान सकते हैं कि जनसंख्या पे अगर आप इनके पास कोई डाटा होंगे इस तरह के कि भाई उनका ग्रोथ रेट ज्यादा है, लेकिन आप इसका क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप बहुमत की सरकार है, तो आप एक काम करिए, उस पर काम करिए। दूसरा, आप एक बात बताइए कि एक सारा पानी निकल गया, सारा पानी बह गया, सर के ऊपर से बह गया, और देश का समाज जो है वो डिवाइड हुआ, और आज अब आंसू पूछ जब सब बोल चुके, आप कैसे कह देंगे कि आप ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि साहब वो इलेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते? क्या प्रधानमंत्री ने जब मैं इन्हीं की बात का पक्ष ले रहा हूं, जब वो निरंजना ज्योति बोल रही थी तो क्या उनको बुला के नहीं समझाया? उनको बुला के भी कहा, उसके बाद क्या बंद हुआ? क्या तो प्राइम मिनिस्टर की बात मानता ही नहीं है जी। ठीक है, हाँ, यही बात आप पर भी लागू होती थी, यही बात आप पर भी लागू होती थी। आपकी गवर्नमेंट में भी आपके नेताओं की जुबान बेलगाम हो गई थी, ठीक है, लेकिन आप की प्रतिक्रियाएं दी गई और ऐसी प्रतिक्रियाएं दी गई हमारी सरकार में, आप लोगों ने हमारी सरकार में, क्या आप लोगों ने कंट्रोल किया? हमारी सरकार में भी मंत्री, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा लव जिहाद, किसी ने नहीं कहा 4 बच्चे पैदा करें, या किसी ने ये नहीं कहा आप इस तरह का भाषा का, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भाषा बोल नहीं पा रहा क्योंकि आप बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा थोड़ा संयम बरतें, और क्योंकि सरकार उनके पास है, अब ब्लेम दूसरे को क्यों करना? मेरे बैठने या किसी और के बैठने की बात नहीं है, नेशनल टेलीविजन है, यहाँ पे शब्दों का संयम रखना पड़ेगा। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि आज आप दूसरों को ब्लेम संयम रखते हुए आपसे एक ही बात कहता हूँ, आप एक काम करें कि सरकार पूरे देश की है, प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि सबका विकास करना, तो किसी को कम से कम उनके सांसद या उनके मंत्री नहीं, ये ब्लेम आज अगर आप दूसरों पर लगा रहे हैं, खास तब जब आपकी सरकार थी तब थोड़ा आप भी ध्यान रखिए। कोई बयान बताएं, आप भी ध्यान आपने हमें ध्यान, बिल्कुल ठीक है, आप जो ताकीद हमें कर रहे हैं हम उसे मान रहे हैं, लेकिन आप एक बयान तो बताएं, हमारे किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी महिला ने उदाहरण। दुष्यंत जी, मैं उदाहरण देता हूं। आपके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया था? हिंदुस्तान की संपत्ति पर माइनॉरिटीज़ का पहला हक है। तो बताइए 80% लोगों का कोई हक नहीं है और पहला हक 20% लोगों का। जो समाज का, मेरा आंसर देने का राइट है, सुन लीजिए आप, जो समाज का दवा कुचला समाज है, आपने सवाल आपने ये कहा ना कि मुस्लिम नहीं आते अकेले, नहीं उनमें जैन समाज भी आते हैं, दूसरे समाज भी आते हैं, उसका राइट है, क्या दिक्कत है? उनका पहला राइट है, आज आपका राइट। देखिए एक बात, नहीं आप हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हार गए। भारत के संविधान में देखिए, तो आप गुमराह करने की बजाय सीधा अपना काम करें, नहीं माने उस बात। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में सुन लीजिए, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है। आप एक काम करें, आज संविधान में कोई वर्ड दिखा दीजिए मेजॉरिटी। आज आप सरकार में, आप पूरा पक्ष ले रहे हैं, आप एक काम करें, पक्ष की बात से बोले, कानून बदल लें। देखिए मैं पक्ष की बात करता ही नहीं, भारत के संविधान में बात करते हैं हमेशा, पूरा बीजेपी की बात करते हैं, आप कोई आप क्यों ऐसा स्टेटमेंट देते हैं? कहां स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ? आप एक काम करें, आप सरकार में हैं, बदल लें। जो टंच माल कहा गया, ये जो टंच माल कहा गया था दिग्विजय सिंह की ओर से, वो भी एक महिला है, उनका भी मान सम्मान है, उसका इन शब्दों को कहाँ जगह मिलती है संविधान में? और दूसरे लोग आप महिलाओं की बात करते हैं या दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। अगर बयानों की फहरिस्त निकाल कर देखी जाए तो आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा निकल कर आ जाएगी। तो जिम्मेदार है उसके लिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि संत महात्मा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और कोई जिम्मेदार नहीं। और आपके इतने बड़े बड़े मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं महिलाओं को। मान लिया इस बात को, गलती है, चलिए गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब ये मान लेते बहुत जल्दी, और तब एक्शन लिया जाता, तब पीएम आकर स्टेटमेंट देते तो ज्यादा अच्छा होता। माफी मांगी इस बात। पहले बयान देके ये नेताओं की पुरानी आदत है, ये नेताओं की पुरानी आदत है। बोलते रहेंगे तो कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले समाजी ने जो बात कही कि इनकी सरकार है, इनको कदम उठाना चाहिए, ठीक है, हम सिविल कोड लाना चाहते हैं, अब हमारा साथ दोगे? जिसमें एक रूल रहेगा, सबके लिए समान रूल रहेगा, वो फैमिली कंट्रोल के लिए भी रहेगा, वो विकास के लिए भी रहेगा, वो शिक्षा के लिए भी रहेगा, सबके लिए रहेगा। क्या आप उसमें हमारा साथ देंगे? नंबर प्लीज, मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। नंबर एक। नंबर 2,
अभी इनके जो अपीजमेंट वाली पॉलिसी है या इनके माइंडसेट को दिखाता है। उन्होंने अपनी स्पीच में साधु संत कम से कम 10 बार यूज किया। इन्होंने मौलवी या पादरी यूज नहीं किया। ऐसे लोग भी राजनेता हैं, ऐसे लोग भी कांग्रेस के एमपी हैं, ऐसे लोग भी इनकी सरकार के प्लीज सुनिए, ऐसे लोग भी इनकी सरकार के समर्थक थे और कट्टर। ऐसा नहीं कहता कि मौलवी और पादरी अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अच्छे नहीं है, जिसको समाज अच्छे नहीं मानते, मिस्टर ओबीसी, वो इनके सहयोगी पार्टी थे यूपीए सरकार में। और वो कैसे कैसे बयान देते हैं पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने की राजनीति करते हैं। उनका इन्होंने सहयोग लिया, उसके साथ इन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है 80% लोगों को बदनाम करो, उनको भेजित करो, उनको दबाओ, और इसी पॉलिसी की वजह से इनके बड़े लीडर ने माना कि इनकी हार हुई। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मोदी और जो एनडीए सरकार है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ के है, क्योंकि उनका जो काम है, मोदी जी का जो सोचना है वो विकास का सोचना है। वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आगे ले जाने के लिए वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। दिमाग में रखते हुए सवाल आज ये उठ रहा है कि अगर ये एजेंडा है तो इन बयानबाजियों को जगह क्यों मिल रही है? आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे ये बयान आया, अब जिस एमपी की बात कर रहे हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया कि आप बोलने से पहले सोचें। उसका असर हुआ और उनको नोटिस दिया गया, नोटिस का रिटन में जवाब मांगा गया और उनको काफी देर हो गई थी तब देर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबकी सोचती है, वैसा कांग्रेस से या अपोजिशन के लीडर से कभी नहीं दिखा। हाँ, लेकिन यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साध्वी प्राची भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। आप कृपया तोगड़िया जी या साध्वी की बात जो कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के बयानों के साथ ना जोड़ें जो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं। ऐसे तो ओबीसी भी हैं, ऐसे तो 10 लोग और भी हैं जो बयान दे रहे हैं, आप उनका भी नाम लें। ये भारतीय जनता पार्टी के, वो मैं आपको कह रहा हूँ, जो समाज का माहौल, जिम्मेदारी पूरी है। आप या तो मना कर दीजिए कि हमारी जिम्मेदारी पूरी है। सिस्टम तो फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका गया? पहले तो आप अपने नेताओं पर कंट्रोल करते, दो चीजें सांसद पे कंट्रोल करते। मेरे को लेट मी कंप्लीट। दो चीजें, एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो इंडिविजुअल है अपनी बात को रख सकता है। दूसरा है क्या उससे समाज को, देश को नुकसान हो रहा है। देश को और समाज को नुकसान हो रहा है तो उस पर केस रजिस्टर होता है और उस पर कार्रवाई होती है। अगर किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को, किसी व्यक्ति को लगा कि उसकी भावनाओं का आयत हुआ है तो उस पर उसने केस दर्ज कराना चाहिए था। हाँ, ओवरऑल यदि आप देखा जाए, इसमें बहुत ही थिन डिफरेंस है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरों को आहत होना। अब इसमें गवर्नमेंट तभी पिचिन करती है कि यदि कोई ग्रुप या कोई व्यक्ति ये डिमांड करे कि इसने मेरी भावनाओं को आग पहुंचा दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अदालतों में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, जनता जानती है कैसे इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अदालतों से अच्छे निर्णय नहीं आते। हमारी अदालतों के अच्छे निर्णय के कारण ही बड़े बड़े घोटाले यूपीए सरकार में थे। नौबत, आप समझिए एक सिस्टम होता है, और फिर केस के चक्कर में पड़े। आप समझिए एक सिस्टम होता है। सरकार हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पे डील नहीं कर सकती। सिस्टम ये होता है, हमारे गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं या माइनॉरिटी धर्म स्थान है, वहां पे अभी वहां पे सख्त सुरक्षा होनी चाहिए। कड़ा कदम आपकी सरकार उठाती है, ऐसे 10 साल से, आप समझिए 10 साल से जो 10 साल से जो अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से जो लोगों का दिमाग खराब किया हुआ था, जो लोगों में डिवीजन पैदा किया हुआ था, अब मौका है उसको सुधारने में समय लगेगा। हम डिवीजन इतना ज्यादा है, मैं आपको बताना, नुकसान फायदे की बात होती, आपको क्या लगता है मोदी जी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उनको नुकसान और फायदा पहले नहीं दिखता। ये नुकसान और फायदे को बिना देखे हुए, अभी जैसे हमारे सहयोगी ने भी बोला, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, उन्होंने ये बात देश हित के लिए बोली, क्योंकि एक गलत परसेप्शन कुछ आप कह सकते हो ऐसे तत्वों के द्वारा जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट है और वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 200 से ज्यादा, प्लीज आप मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। आपको दिल्ली पुलिस की एक मैं रिपोर्ट बताना चाहता हूं, इसमें 200 से ज्यादा मंदिरों में, 34 से ज्यादा गुरुद्वारों में और 14 से ज्यादा मस्जिदों में ऐसी घटनाएं हुई और सिर्फ 3 गुरुद्वार और 3 चर्चों में ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स हैं उन्होंने इसको इतना ज्यादा फैलाया कि एक पर्टिकुलर वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करके ये काम किए जा रहे हैं, जबकि ये ऐसी चीजें नहीं थी। उसी
परसेप्शन को रोकने के लिए मोदी जी ने बोला। और रही बात ओबामा की, कांग्रेस तो हमेशा ओबामा को देखती है। मोदी जी को 12 साल विजिट करने के लिए उन्होंने ओबामा और कांग्रेस को देखा कि मोदी जी को वीजा मत दो, मोदी जी को यूएस मत आने दो। बाकायदा इनके एमपीओ ने लेटर लिखा। इनको लगता है कि मोदी जी ओबामा के दबाव में काम करेंगे, नहीं। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने यूएस ने बराबरी में आके और झुक के बात की। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने अमेरिका में जाके अपना दम दिखाया कि मैं पहली बार आ रहा हूं, एज अ पीएम आ रहा हूं और यहां भी मेरे लाखों सपोर्टर्स हैं, यहां भी मैं आपसे बड़ी रैली कर सकता हूं। तो मोदी जी किसी के दबाव में काम करें, किसी की राय पे काम करें तो बहुत ही हास्यास्पद है। संजीव जी काफी देर से सुन रहे हैं। संजीव जी क्या कहना है आपका? हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार में एटलीस्ट ऐसा कुछ सुनने को ना मिले, केजरीवाल अपने नेताओं पर कंट्रोल रखें इस तरीके से। उम्मीद ये भी की जा रही है। अभी तक तो कोई ऐसी बात सुनने को आई नहीं और आप भरोसा रखिए आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका अपना अलग है। वो इन सब इस तरीके की राजनीति में पड़ती ही नहीं है और यही राजनीति बदलने के लिए इसका जन्म हुआ है और आगे मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत अनुभवी आदमी हैं और उनके अनुभव की वो स्वयं कहते हैं कि सरकार चलाने का हमें अच्छा अनुभव है, तो उन्हें बहुत सी चीज़ें उन्हें मालूम होती हैं, वो जान, लेकिन उस समय किसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो दिल्ली के चुनाव हो गए इसके बारे में भी उन्हें पूरा अंदाज़ा था सब, क्या होगा, कैसा होगा, रिजल्ट किस तरफ जा रहा है और इसी को देख करके किसको लाना, किसको निकालना, किसको रखना, वो सब उनको पहले मालूम था। तो कि हमारे ऊपर डायरेक्ट ये असर ना आए, नहीं तो फिर लोग कहेंगे डायरेक्ट रेफरेंडम है। तो इस तरीके से उठक पटक किया और उसका नतीजा उन्हें मिल गया। अब जो मैं कह रहा था कि अभी चुनाव नज़दीक नहीं है, बिल्कुल अभी कोई चुनाव नहीं आने वाला, तो उन्होंने कहा ठीक है अब इस तरीके की बात होना चाहिए, इनके ऊपर भी सबके ऊपर कहीं ना कहीं जो लगाम खींचने की ज़रूरत है वो लगाम खींचनी पड़ेगी। तो वो अगर पहले करते तो शायद वो चीज़ इनके फेवर में भी जाती। जो दिल्ली चुनावों का हाल हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि प्रधानमंत्री साहब ने चुप्पी नहीं तोड़ी। अगर वो तोड़ते, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि ये लोग जो बोल रहे हैं, जो भाषा शैली अपना रहे हैं, शायद इस भाषा शैली का हमें इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। अगर ये तुरंत तत्काल इस्तेमाल करते जो आज जो है चुप्पी तोड़ी है तो नतीजा कुछ और होता। तो अब ये तो इन्हीं को देखना है कि किस तरीके से क्या करना है। पार्टी के सहयोगी को बताना चाहता हूँ, फतवा जारी इन्होंने करवाया अपने फेवर में, हमने मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की। और आपको बताना चाहता हूँ हमारा लगभग 30% वोट बिना किसी देर नहीं हुआ। आपको बताना चाहता हूँ 2013 के कंपेयर में हमने इनकार कर दिया। आपके फेवर में एक पर्टिकुलर वर्ग, हमने इनकार कर दिया। हमें इस तरीके की फतवे की आवश्यकता नहीं है। नौटंकी थी उस फतवे की वजह से। अब आप आंकड़े देख लें, एक पर्टिकुलर वर्ग की एक मोस्ट वोट आपको मिली है, सब जानते हैं। आप इसमें चर्चा ना करें तो अच्छा है। इस तरीके की आवश्यकता नहीं है। नेताओं ने वहाँ पे विजिट किया, हम समाज के हर वर्ग की बराबरी की बात करते हैं। आप फतवा नहीं जारी किया, फतवा जारी करवाया गया। आपके नेताओं ने वहाँ पे विजिट किया, आपके नेताओं ने विजिट किया। मौलवी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मेरे पास आम आदमी पार्टी के लीडर आए, उसके बाद मैंने फतवा जारी किया। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी मस्जिद के मौलवी हैं वो क्या अपने आप से कोई एक्शन, उन्होंने आम आदमी की पार्टी की रिक्वेस्ट में ये किया। आपको बता देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की बना रहे केजरीवाल ने पूरे इलेक्शन में मोदी जी को कटाक्ष नहीं किया, मोदी जी के काम पे सवाल नहीं उठाए। अगर मोदी वर्सेस केजरीवाल होता तो ये केजरीवाल जी भी जानते हैं कि आज केजरीवाल जी की दिल्ली में क्या हालत होती। ये तो आपका सौभाग्य है मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं हुआ और ये हमारा दुर्भाग्य। ऐसा अगर होता तो ये केजरीवाल जी भी जानते हैं, केजरीवाल जी भी जानते हैं। आपसे मई के बाद से आप वही चाह रहे थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने जो बात रखी, आपकी पार्टी में आपकी सरकार में वो नहीं होगा जो कांग्रेस की सरकार में अपॉइंटमेंट की पॉलिसी होती थी। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, एक सवाल जो बीच में भी मैंने उठाया था, सवाल ये है कि कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि निजी स्वार्थ जुड़ा होता है, लोगों का आपसी दुश्मनी होती है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर स्तर पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जो ना खुश है वो किसी न किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट को। क्या वो स्थिति नजर आई इन बयानों के जरिए? नहीं हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। जो बयान दिए गए उसकी वजह से थोड़ा सा बीजेपी का इमेज खराब हुआ। मैंने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए उसके पहले इनका स्टेटमेंट आया था योगी का, और जो गोरखनाथ जो गोरखपुर के एमपी हैं इनका बयान आ गया था और उन्हीं को चार्ज दे दिया गया था, आपको पता है, उत्तर प्रदेश का साक्षी महाराज को, और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। लोगों ने उसको योगी आदित्यनाथ वो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ
और जो इधर घटनाएं हो गई क्रिश्चियंस के साथ, उसका भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, और केजरीवाल को या उनकी पार्टी को भी हम नहीं मानते कि बड़े धर्मनिरपेक्ष वास्तव में, क्योंकि जो बयान इमाम से दिलाया गया और ये पब्लिक स्टेट अब आ चुका है, इसका खुलासा हो चुका है कि वो इनसे कहलाया गया, उनके पास गए इनके पार्टी के लोग, उन्होंने इसको किया। और जिस तरह से प्रचार भी हुए हैं, आप सुन लीजिए, जिस तरह से प्रचार भी मुस्लिम एरिया जो दिल्ली के हैं, आपके लोगों ने प्रचार किया है, जो लोग आंखों देखी बताते हैं किससे, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि हम बड़े हर कोने में प्रचार किया है आम आदमी पार्टी ने, ऐसा थोड़ी है। दिल्ली की हर कोने में तभी तो 7 सीटें आई हैं। वो सीटें तो आई है इसलिए, हर वर्ग के बीच में जा करके अपनी बातें कही हैं। सीटें इसलिए आई है कि पूरे वर्ग ने डिसाइड कर लिया कि हम तो मोदी को वोट देंगे ही नहीं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। तो वो जैसा काम कोई करेगा, जैसे वादे करेगा, उस हिसाब से होगा ना। वो इसलिए नहीं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं इसलिए आपको पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे। इनके यहाँ तो पन्ना प्रमुख होते थे, 67 सीटें इनके खाते में आनी चाहिए उस हिसाब से। आप 67 सीटें तो इनके खाते में आनी चाहिए। उन्होंने वोट इसलिए नहीं दे दिया कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आपने वाकई वैसा कुछ काम नहीं किया है, इसलिए पार्टियां तो हम काम करने ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इस देश में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी भी हो, और चाहे वो आम आदमी पार्टी एक नई दिशा लेकर के आई है। दोनों पार्टियों से ये कम्युनल कार्ड हो रहा था दिल्ली में, कोई ऑप्शन नहीं और था। जातिवाद का कार्ड सारी पार्टियां इस देश में खेलती रही हैं, कुछ कम खेलती हैं, कुछ ज्यादा, कुछ बहुत होशियार हो चुकी है कि उन्होंने 40-50 साल से शासन किया है। उसके बाद फिर उनसे बढ़ के लोग निकल गए। उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने खाली जातिवाद और संप्रदाय के नाम पर ही पूरे स्टेट को बेच दिया, और इतने साल से स्टेट का सारा विकास रुका हुआ। तो ये बात तो मैं समझता हूँ ये सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन मोदी के सामने आई है, ये ठीक है कि अब चूँकि शासन उनके हाथ में आ गया है, तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी साहब ने इनको ज़्यादा ढील दे दी। वैसे तो जब पार्लियामेंट का सेशन पीछे चल रहा था और साध्वी ने कोई बयान दिया था तो उनसे माफ़ी मंगवाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद फिर कुछ नेताओं ने बयान दे दिए। प्रोफेसर लल्ला प्रसाद जी, ये सवाल इसलिए भी उठा कि प्रवीण तोगड़िया हैं या फिर साक्षी महाराज हैं, इनकी अपनी इच्छाएं नहीं है। साक्षी महाराज की मंत्री बनने की इच्छा रही, प्रवीण तोगड़िया का रिश्ता पीएम के साथ कैसा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर ये जो अंदर की टीस है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है इस बयानबाजी के जरिए। और मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि रोका तो नहीं जा सकता किसी को, लेकिन शब्दों पर संयम रखना होगा। कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसके इमीडिएट बाद अगर मोहन भागवत भी उनको डांटने की कोशिश करते और उनके खिलाफ वो बोलते, उनसे कहते कि इस तरह की बातें आप लोग न कहें, तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ देरी तो इसमें हुई, इसमें कोई शक नहीं है, और उस देरी का परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा। दुष्यंत जी, ये जो बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, और आज अगर ये बड़ा रूप धारण कर रहा है ये बयानबाजियों का सिलसिला, खासकर ऐसी, तो कौन किसे जिम्मेदार आप मानते हैं इसके लिए? देखिए, जो वर्तमान में पार्टी शासन कर रही है इसके लिए वही जिम्मेदार है, और तो कोई जिम्मेदार नहीं। आप तो जिम्मेदार इसके लिए नहीं। दूसरा एक और चीज़ है, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कोशिश की, क्या कोशिश की जरा बताएं ना। उनकी कोशिश कोई माना? इसका मतलब है सब मिली भगत है। वो पहले बयान दिलवाते रहे और बाद में आके जब सारा तमाशा खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने ये बात कह दी। दूसरा एक और चीज़, आप इसका अर्थ समझें या इस बात को भी माने आप कि इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है, पूरे दुनिया का प्रेशर हुआ है, और खुद इनके घर में कह के गए, 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे कह के गए, एक राष्ट्राध्यक्ष कह के गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात इतनी छोटी नहीं है जिसको प्राइम मिनिस्टर समझ नहीं रहे थे। प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे और उसका असर आ रहा था। जब उसका असर आ गया और सारे से ये हकीकत है, संजीव जी कह रहे थे उसके चुनाव खत्म हो गए और डैमेज हो गया तो उनको ये बात समझ आई कि अभी 8 महीने बाद इतने लोग भूल जाएंगे। आप एक बात बताइए, अभी हमारे प्रोफेसर साहब ये बात बोल रहे थे कि भागवत साहब ने ये कहा कि जी सबको रोका तो नहीं जा सकता। अगर रोका नहीं जा सकता तो काहे कि उनकी पार्टी के एमपी हैं, क्या वो निकाले नहीं जा सकते पार्टी से? यानी देश बढ़ जाए, समाज बढ़ जाए, पार्टी बचनी चाहिए, और जो पोलराइज करें वो बचने चाहिए। अदरवाइज और कोई किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे संभव नहीं है कि चाहे वो साध्वी प्राची हो, चाहे साध्वी निरंजना हो, चाहे वो आदित्यनाथ हो, चाहे वो आदित्यनाथ हो, करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब बयान देने वाले हमारे यहाँ भैया एक मिनट प्लीज, जरा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं छोड़ कर भाग जाऊंगा इसको। मैं बता, मैं बहुत परेशान तुमसे, तुम बहुत बदतमीजी करते हो। एक मिनट कीप क्वाइट। एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट। आप ऐसा है, आपको मौका जब आप आधे घंटे बोले, आपके पीछे कोई नहीं बोला, कोई चारों बैठ रहे। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, दुष्यंत जी बात। ऐसा है,
आप एक बार बताइए कि ये बात कहाँ तक वाजिब है कि अगर ये कहा जाए कि जी भागवत साहब ने ये कहा कि जी वो बंद तो नहीं हो सकते, रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन कुछ दबाव पड़ेगा। आप क्या हमें भी इसी बात में लाते हैं? अगर वो पूरा देश जो भी पार्टी रूलिंग का है, अगर वो पार्टी अगर ऐसा बिहेव करेगी तो आप उसमें दूसरा समाज सुरक्षित है कहाँ? आप खाली माइनॉरिटी की बात क्यों करते हैं? कौन सुरक्षित है आप बताइए ना। आप तो जातिवाद की भी करते हैं, आप इलाकेवाद की भी करते हैं, कभी आप मुजफ्फरनगर करते हैं, कभी आप 84 कोस करते हैं। अभी मंदिर का मामला सुलझा नहीं है, आपने इतना बड़ा बवंडा मचा दिया, आज 15 साल से अटके पड़े हैं लोग, उसमें कोर्ट केस हो गया। तो आप बताइए, एक जगह प्राइम मिनिस्टर ना आप उनकी बात मानते हैं, बताइए। आज भी मैं उसमें देशबंधु अखबार पढ़ रहा था, मैं देशबंधु अखबार में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो राजधर्म इन्वर्टेड कॉमास में आ रखा है, जिसके लिए यहाँ बोला जा रहा है कि जी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आज तक बोला ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं करिए। और अगर भाई देश इससे सेटिस्फाई है, समाज इससे सेटिस्फाई है, तो भाई ठीक है, आप लोग करिए। लेकिन बहरहाल देश के जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी सरकार देश में चल रही है, वो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, संविधान के अंतर्गत चल रही है, ना कि एक पार्टी के अंतर्गत। अब उनको वो पार्टी की बात को भी रखना चाहिए, लेकिन समाज को बिना बांटे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर शासन करना चाहिए देश में, जिसमें सभी समाज, अगर कहीं उनको लगता है तो वो सरकार में है, उनकी सत्ता है, उनका बहुमत है, उन चीजों को सुधारें जहां उनको लग रहा है कि भाई यहाँ सुधार की आवश्यकता है, और उसमें समाज को साथ लें। पूरा समाज उनके साथ आएगा। अगर अच्छी बात करेंगे तो क्यों नहीं समाज साथ आएगा? समाज साथ आएगा। लेकिन जो जो बातें उन्होंने कही हैं, वो किसी भी बात पे ऐसा कोई इशारा नजर नहीं आ रहा है कि ये सब लोग अपनी बयानबाजी बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी बयान आ रहे हैं। निरंजना ज्योति को समझाने के बावजूद उनके भी बयान आए, साक्षी महाराज के तो बहुत खतरनाक बयान आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया, उसके बाद पार्टी वहां हार गई। जो आप मुझसे पूछ रहे और कहाँ हार है, वहां भी हार गई पार्टी। लेकिन चलिए, हम पे तो ये सवाल आएगा ना कि जी आप तो अपोजिशन के, आप तो बोलोगे पार्टी, लेकिन पार्टी हारी कि नहीं हारी? अब दिल्ली में भी हार गई। उसके बावजूद भी आप अगर बात सैद्धांतिक बात, प्रश्न की बात करते हैं, आप एक प्रश्न में आप दुनिया भर की बातें कह जाते हैं, जो बातों का इससे कोई लेना, आप एक एक प्रश्न की बात करिए। हाँ, बिल्कुल यही जाने। एक बात में प्रश्न तो मैंने किया था, उसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। मैं वो भी आंसर आपको देता हूँ। अगर आप देश में एक नीति बनती है किसी बात की, मैं और आप बनाने वाले उस नीति को नहीं है, सरकार आपकी है, वो नीति आप लाइए और पूरे देश को शामिल करिए। कांग्रेस ने अगर बाय द वे कांग्रेस ने आज तक किया, पूरे देश को शामिल किया है। अपोजिशन में रही है, ऑन द रिकॉर्ड। हमने आपको आंसर दे दिया ना, हमने आपको बताया, आप पॉलिसी लाइए, आप सरकार में हैं और पूरे देश को सहमत करिए। अगर देश सहमत है मेरे कहने से, तो अकेला मैं नहीं हूं ना उसमें, अकेला हमारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस उसका विरोध करती आई है, क्योंकि चलिए ठीक है, मैं औरों से कराइए। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उसी प्रकार से कोई कैसा अभियान चलाता है? हमारे चौहान से हमारी जरूरत क्या है? बाकी और भी है ना सब। वो सब बीजेपी के एमपी नहीं थे, वो बीजेपी से रिलेटेड नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कुछ घटनाओं की, यूपी की घटनाओं का जिक्र किया। वो यूपी की घटनाएं तब हुई जब यूपीए की सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। उन घटनाओं पे इन्होंने रोक। अरे वो आपके अमित शाह ने करवाई थी और उसमें मोदी शामिल थे, बीजेपी शामिल थी, उसकी रिपोर्ट से। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, एक लाइन में अपनी बात। देखिए, जो ओबामा की बात की जा रही है कि उन्होंने मोदी को फटकार लगाई है, देखिए पूरा यूरोप और अमेरिका क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, और क्रिश्चियंस पर जरा सा भी कहीं कोई हाथ अगर उठ गया तो उनका रिएक्शन इमीडिएट होता है, क्योंकि ये लोग तो पोप के अंडर में है ना। इनका जो पूरा प्रशासन है यूरोप का, अमेरिका का, तो पोप का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है जी। तो उनको बचाने के लिए तो उनका स्टेटमेंट आ गया। ऐसा कुछ नहीं ओबामा ने कह दिया ओबामा ने कि मोदी कुछ इस तरह से लोगों को का दमन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक जनरल सी बात कही, जो सिचुएशन उन्होंने उनके सामने आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम अपने काम को लेकर स्वतंत्र है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसके बाद बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो थम जाएगा। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। धन्यवाद।